T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच का मैच सिर्फ मैच नहीं था, जीवित रहने के लिए एक संघर्ष था। और इस संघर्ष में बहुत बहुत रोमांचक फिनिश के बाद गत विजेता वेस्ट इंडीज फाइनली फिनिशिंग लाइन के पार गई। इस मैच के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दीप दास गुप्ता। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी, प्रेजेंटेड बाय कू। दीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि काफी फैंस कह रहे थे कि भाई सुपर 12 में कोई रोमांचक मैच देखने को नहीं मिल रहा है, और आखिरकार 11वें मैच में ऐसा एक मैच गया जो बिल्कुल आखिरी गेंद पर डिसाइड हुआ। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्या टीमों को इन परिस्थितियों से थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी में थोड़ा सा टाइम लगा? दिव्यांग, ठीक कहा आपने कि थोड़ा सा अडेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं जो पिचेस T20 खासकर वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट्स में होते हैं, वहां पे 180 190 रन बनते हैं, जहाँ पे पावर हिटर्स जो हैं, जो बिग हिटर्स हैं, उनका बल्ला चलता है। लेकिन यहाँ के पिचेस जो हैं वो थोड़े से अलग हैं, यहाँ पे अडेप्ट करना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम 140 150 के ही मैचेस देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टैक्टिकल चेंजेस जो हैं वो काफी टीम्स नहीं कर पा रही हैं। वेस्ट इंडीज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका। तो उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि उतने क्लोज मैचेस नहीं हो रहे जितनी हम उम्मीद करते हैं। चलिए रुक करते हैं सीधे आज के मैच पॉइंट्स पे। सबसे पहला पॉइंट, और जो शायद मैच में डिफरेंस मेकर बना, वो था कि वेस्ट इंडीज ने आखिर के 5 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा दीप, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद बांग्लादेश एक बहुत अच्छे स्कोर तक सीमित कर सकती है वेस्ट इंडीज को, लेकिन उसके बाद ये जो प्रहार हुआ, इसके वजह से एक पार स्कोर के आसपास बना सकी वेस्ट इंडीज। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो निकोलस पूरन की वो पारी थी, कुछ 21 गेंदों में 40 रन जो उन्होंने बनाए, वो बहुत महत्वपूर्ण था। आखिरी ओवर मुस्तफिजुर का, उसमें काफी रन आए। पोलार्ड लास्ट में आके एक छक्का, फिर जेसन होल्डर के बल्ले से कुछ बड़े शॉट दिखे। तो मेरे ख्याल से वो जो आप कह रहे हैं 120-25 तक लग रहा था शायद उतने तक ही पहुंच पाएगी वेस्ट इंडीज, लेकिन फिर अंत में 142 मेरे ख्याल से ठीक ठाक स्कोर था। इनफैक्ट जब वो हाफ टाइम हुआ, जब स्कोर बोर्ड पे देखा, लग रहा था कि उतना आसान होने नहीं वाला, क्योंकि हम पिचेस देख चुके हैं यहाँ पे 140, खासकर शारजा के पिचेस की हम बात करें तो वहां पे काफी होते हैं उतने रन। दूसरे पॉइंट पे रुक करते हैं, और ये एक ऐसा पहलू है इस प्रारूप में जो आपके कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा लगा कि दोनों ही टीम्स के कंट्रोल में आज उनकी फील्डिंग बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई, कैच ड्रॉप हुए, रन आउट चांसेस मिस हुए। क्या ये इस दबाव की वजह से हो रहा था, या कुछ बुनियादी गलती कर रही थी टीम्स? मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आप अगर देखें मेहदी हसन ने जो 2 कैचेस छोड़े, वो काफी आसानी कहूंगा मैं इस लेवल पे आके। फिर निकोलस पूरन का स्टंपिंग छूटा लिटन दास से, वो बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि मेरे ख्याल से तब 2 या 3 पे ही बल्लेबाजी कर रहे थे निकोलस पूरन। तो वो, और फिर ऐसी बात नहीं, वेस्ट इंडीज ने भी, जैसे आपने कहा, कि उनकी भी फील्डिंग और कैचिंग खासकर बहुत ही साधारण रही। तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, एक चीज तो आप समझ सकते हैं कि सफेद बॉल, दोपहर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल बादल नहीं होते, बिल्कुल साफ आसमान है, तो थोड़ा सा जो है कैच का डेप्थ या स्पीड, वो थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो जाता है जब आसमान इतना साफ हो। लेकिन फिर भी सभी इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, इतने क्रिकेट खेल चुके हैं, होनी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक दोनों टीमों से हुई, महंगा ज्यादा पड़ा बांग्लादेश को। चलिए, आखिरकार प्लेयर ऑफ द मैच तो रहे निकोलस पूरन, लेकिन दो ऐसे खिलाड़ियों की बात करते हैं जो ओरिजिनल 11 में नहीं होने वाले थे। एक रॉस्टन चेज, दूसरे जेसन होल्डर। तो क्या वेस्ट इंडीज ने यहाँ पे इन दोनों को इस टूर्नामेंट में लाने में, और खासकर इस मैच में लाने में, थोड़ी सी गलती कर दी है? क्योंकि उम्मीद की जा रही थी रॉस्टन चेज वो एंकर रोल कर पाएंगे जो आज उन्होंने किया। और जेसन होल्डर की तो क्या कहने, आप कह सकते हैं इन अ वे टर्निंग पॉइंट जो था लिटन दास का, वो कैच उन्होंने जो पकड़ा 19वें ओवर में। बिल्कुल, क्योंकि वो कैच अगर थोड़ा सा उनसे चूक हो जाती तो सिर्फ कैच ही नहीं छूटता, फिर मेरे ख्याल से छक्का हो जाता, और 13 के जगह 7 रन चाहिए होते आखिरी ओवर में। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा हैरान था कि जेसन होल्डर टीम के साथ पहले थे नहीं, स्क्वाड में ही नहीं थे, वो तो अभी आए। साथ में रॉस्टन चेज भी। इनफैक्ट पिछले मैच में जब हम प्रीव्यू कर रहे थे, तब मेरा ये मानना था कि आप रॉस्टन चेज को आप खिला सकते हैं, क्योंकि ये 180 वाले पिचेस नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसे बल्लेबाजों की आपको दरकार होगी जो, जिनके पास थोड़ा सा अलग डायमेंशन भी है, जैसे निकोलस पूरन हो गए, रॉस्टन चेज, जेसन होल्डर। उनके पास सिर्फ एक गियर नहीं है। आप अगर हेटमायर, रसल, इवन लुइस देखें, ज्यादातर वही है। ऐसे पिचेस जहाँ पे आप थ्रू द लाइन खेल सकते हैं, बड़े शॉट खेल सकते हैं, उनके लिए सही है।
लेकिन इन सब पिचेस में खासकर जो मिडिल ऑर्डर है, जो 7 से 14 15 ओवर की हम बात करते हैं, वहां पे मेरे ख्याल से रॉस्टन चेज और जेसन होल्डर जैसे बल्लेबाजों की सख्त जरूरत है, और निकोलस पूरन। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए दोनों। और तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो, इनफैक्ट अगर मैं ये कह पाऊं कि मेरे पहले बात हो रही थी बिश से भी, और बिशप से मैं वही बात कर रहा था कि 140-50 वाले जो पिचेस हैं, इसमें वेस्ट इंडीज को मुश्किल होगी, और वैसा ही देखने को मिला। जी हाँ, और इस मुश्किल के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे बहुत अच्छी गेंदबाजी जो बांग्लादेशी गेंदबाजों ने की, बहुत नपीतुली गेंदबाजी की। मुस्तफिजुर अक्सर ज्यादा रनों के लिए नहीं जाते, 19 रन तो बहुत ही अनहर्ड ऑफ है आप कह सकते हैं, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, शरीफुल इस्लाम ने और मेहदी हसन ने भी। जी, और मुझे लगा कि कप्तानी भी अच्छी की महमदुल्लाह ने, जैसे बॉलिंग चेंजेस वगैरह किए, मेहदी को शुरू में करवाया। तो मेरा ये मानना है कि कप्तानी अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी, खासकर ऐसे पिचेस के ऊपर जिस चीज की जरूरत थी, जो लेंथ, जो पेस, जो वेरिएशंस की जरूरत थी, शोरीफुल से देखने को मिला, मेहदी असद से देखने को मिला। शाकिब थोड़ा सा पहले ही मेरे ख्याल से 5वें या 6ठे ओवर में फील्ड पे भागते हुए थोड़ा सा उनको हैमस्ट्रिंग पे लगा, तो तभी से लग रहा था कि शायद उनके ओवर जो है, इनफैक्ट जो पहला ओवर उन्होंने डाला मेरे ख्याल से सिर्फ 4-5 रन थे, और तब मुझे लग रहा था कि शायद उनको अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो वो रनअप भी उनका पूरा नहीं था, खड़े खड़े ही डाल रहे थे। अंततः निकोलस पूरन ने जरूर 2 बड़े बड़े छक्के लगाए, लेकिन ओवरऑल अच्छी बॉलिंग हुई, और मेरे ख्याल से थोड़े से नाखुश हो गए वो अंत के ओवर से मुस्तफिजुर खुद, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अमूमन देखने को नहीं मिलता कि 19 रन पड़ जाए उनको आखिरी के ओवरों में। आपने महमूदुल्लाह की कप्तानी की बात की, एक मौका भी था कप्तानी पारी खेलने का, आखिर तक हम्म। एक अच्छा पार्टनरशिप भी लगा चुके थे लिटन दास के साथ, तो बहुत करीब पहुंच चुके थे। तो क्या वहां पे चूक हो गई, क्या वो नहीं कर पाए जिस तरीके से आखिरी ओवर में शायद लास्ट गेंद पे बल्कि 4 रनों की जरूरत थी, वहां पे वो शॉट नहीं लगा पाए जिसकी उम्मीद थी। देवान, मुझे लगता है कि खैर आखिरी ओवर में 13 रन के करीब चाहिए थे, और वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ओवर भी डाला आंद्रे रसल ने, वो भी दाद देनी पड़ेगी, खासकर लास्ट गेंद एकदम सटीक जगह पे यॉर्कर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा शुरू के ओवर और वो बीच के ओवरों में, क्योंकि एक हिट दूर, और कहीं ना कहीं शारजा, दुबई और अबू धाबी, ये यूएई के तीनों वेन्यूज में अगर आप देखें तो पहले 6 ओवर में अच्छे रन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है बड़े शॉट खेलना उतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पहले शुरुआती 6-7 ओवरों में थोड़ा सा और जो है रन बना सकते थे। अंततः देखिए, एक एक हिट की बात है, एक एक हिट से रह गई बांग्लादेश, और अमूमन हम बात करते हैं आखिरी ओवर की, लेकिन आखिरी ओवर तक शायद ये नौबत आता ही नहीं, अगर शुरुआत में थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर लेते कि भैया पहले 6-7 ओवर में थोड़े से रन और ज्यादा बना ले। और मैथमेटिकली हम कह नहीं सकते कि वो इस विश्व कप से बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये थीम हमने पूरे विश्व कप में देखा है, ग्रुप स्टेजेस से ही, जिस जिस बारे में आप बात कर रहे हैं कि पावर प्ले में थोड़ी सी सहमी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो क्या ये एक आपके लिए सरप्राइज है? क्योंकि अगर आप कंडीशंस को देखें और इस टीम को देखें, इनके पूरे स्क्वाड को देखें, तो बांग्लादेश यहाँ पे काफी अच्छा खेल सकता था, लेकिन वो ऐसा हुआ कर नहीं पाया है। बिल्कुल, मैं काफी अचंभित था, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो हालात हैं यहाँ पे यूएई में, ये सब कॉन्टिनेंटल टीम्स को फेवर ज्यादा करती हैं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंटल टीम्स अगर आप देखें तो पावर हिटर्स उतने ज्यादा नहीं है जितने टच प्लेयर्स हैं। चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबको अगर पकड़ लें, और साथ में स्पिनर्स जो हैं, अच्छे खासे स्पिनर्स भी हैं, अफगानिस्तान भी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश, क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अनुभव है, काफी क्रिकेट साथ में खेल चुके हैं, और टीम अगर आप देखें क्वालिटी भी, तो काफी क्वालिटी है उस टीम में। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू के मैच से थोड़े से दबे दबे दिखे, जैसे हम कहते हैं ना, ये फॉर्मेट है बेबाक होके खेलने का, बेखौफ होके खेलने का। लेकिन जब भी बांग्लादेश को खेलते हुए देखे तो वो टेम्परामेंट नहीं दिखा, वो माइंडसेट नहीं दिखा कि भैया बेखौफ खेलें आप। तो कहीं ना कहीं वो जरूरी हो जाता है माइंडसेट, कि आप, हाँ, आप स्मार्ट जरूर खेलें, लेकिन बेखौफ खेलें। एक छोटा सा सवाल जरूर पूछूंगा जाने से पहले कि क्या आप देखते हैं इन दोनों में से एक भी टीम को सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हुए? मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए कहूंगा क्योंकि एक तो हालात, जैसे मैंने कहा, वो सूट नहीं करता वेस्ट इंडीज के उस बैटिंग अटैक को, क्योंकि बैटिंग उनका मजबूत पक्ष है। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया अच्छी दिख रही है, साउथ अफ्रीका अच्छी दिख रही है। तो हालांकि मैं कह रहा हूँ ना, बट मैं ये कहूंगा कि ना तो नहीं कह सकते क्रिकेट में, लेकिन बहुत मुश्किल होगा यहाँ से, खासकर बांग्लादेश के लिए। चलिए, अभी वेस्ट इंडीज कुछ नहीं तो एक जीत के साथ 2 अंक तो है अब, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिस तरीके से खासकर ऑस्ट्रेलिया
जो है अब और अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपना बेस्ट क्रिकेट खेला भी नहीं है, उसके बावजूद जो है अच्छे दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका शायद आगे निकल जाए वेस्ट इंडीज़ और खासकर बांग्लादेश के। चलिए, दीप दासगुप्ता का मानना है कि शायद वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश में से कोई भी सेमीफाइनल्स में ना दिखे। फैंस के लिए तो ये जरूर निराशाजनक एक स्थिति होगी। दीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4020 टाइम आउट हिंदी, प्रेजेंटेड बाय कू।